हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स विद आशीष में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो ध्यान से इस कहानी को सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक नवी दुल्हन जिसकी शादी हो चुकी थी। उसका नाम वृंदा है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वृंदा की नवी जब शादी हुई तो अपने ससुराल आने के बाद उसकी सास ने उसका स्वागत किया। कहा, बहू तुम्हारा इस घर में स्वागत है, अपने शुभ कदमों से इस घर में प्रवेश करो। वृंदा की सास ने उसका स्वागत करते हुए कहा। वृंदा ने अपने ही पैर आगे बढ़ा दिए। वृंदा को पैर बढ़ाते हुए महसूस हुआ कि मानो कोई उसके पैर पकड़कर कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वृंदा ने इसे अपने मन का वहम मानकर पैर आगे बढ़ा ही दिए थे। वृंदा अपने पति कार्तिक की दूसरी पत्नी थी। कार्तिक की पहली पत्नी निशा ने आत्महत्या कर ली थी। लोगों का कहना था कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। आत्महत्या अक्सर ऐसे लोगों की अंतिम परिणति होती है। गरीब माँ बाप की बेटी वृंदा के लिए जब अच्छे कमाते खाते कार्तिक का रिश्ता आया तो वृंदा के माँ बाप ने तुरंत ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। बेटी के माँ बाप वैसे ही बड़े चिंतित रहते थे और अगर वह गरीब हो तो बेटी के विवाह का प्रश्न उनके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। वृंदा और कार्तिक का विवाह बड़े साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। विवाह में कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। वृंदा की सास भी वृंदा का गृह प्रवेश करवाकर अगले दिन ही अपने गांव लौट गई थी। वृंदा की देवरानी गर्भवती थी और प्रसव कभी भी हो सकता था। बिना गहने के कार्तिक का घर मकान बन गया था और कार्तिक के 3 वर्षीय बेटे अमन की देखभाल का सवाल भी था। जैसे ही वृंदा के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हामी भरी, कार्तिक के माँ बाप ने बिना वक्त गवाए वृंदा और कार्तिक की शादी करवाने का निर्णय ले लिया था। नवविवाहित वृंदा पर विवाह के अगले ही दिन से घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। वृंदा अमन और अपने घर की अच्छे से देखभाल करने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही सौतेली माँ को पग पर परीक्षाओं से गुजरना होता है। समाज और लोग सौतेली माँ के व्यवहार का प्रश्न करने में एक पल भी नहीं गंवाते। वृंदा अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब से वह इस घर में आई थी उसके साथ बड़ी अजीब सी बातें हो रही थी। वृंदा अपने कपड़े अलमारी में तरह करके तह लगा के रखती, लेकिन कपड़े कभी वृंदा को डाइनिंग टेबल पर रखे हुए मिलते, कभी सोफे पर मिलते, कभी छत पर मिलते। किचन में से सभी सब्जियां गायब हो जाती। एक दिन तो वृंदा जब नहा रही थी, नल से पानी की जगह खून बहने लग गया। वृंदा चलाते हुए बाहर आ गई। बाथरूम के नल से पानी नहीं आ रहा। वृंदा कार्तिक को बस इतना ही कह पाई थी, 1 मिनट चेक करके आता हूँ। ऐसा करके कार्तिक अंदर चला गया। नल में तो पानी आ रहा है। कार्तिक अंदर से ही चिल्लाया, अच्छा हुआ तुम्हारे कहते ही मोटर नहीं चलाने गया, नहीं तो पानी बेकार ही बहता और बिजली का बिल बढ़ता। जो अलग, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। वृंदा को देखते ही कार्तिक शुरू हो गया था। बाथरूम में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल स्थिति में आ गया। वृंदा कुछ नहीं बोल सकती। कितने ही बार वृंदा को छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती। वृंदा बार बार छत पर चेक करके आती, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। वृंदा गैस स्टोव बंद करके आती, लेकिन वह दोबारा जल जाता। एक बार तो वृंदा ने सब्जी तैयार करके गैस स्टोव पर बंद कर दिया था,
लेकिन गैस जल जाने के कारण पूरी सब्जी जल गई। वृंदा ने अमन के लंच बॉक्स में अचार और परोठा रख दिया था, लेकिन कार्तिक उस पर बरस पड़ा। गंवार हो, कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकती। भन्नाता हुआ कार्तिक अपने ऑफिस चला गया था। वृंदा दुखी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। वृंदा की नज़र तब सामने लगी निशा की तस्वीर पर पड़ी तो वृंदा की डर से चीख ही निकल गई थी। निशा की तस्वीर रो रही थी और उसके आंसू खून के थे। वृंदा ने इसे अपने मन का वहम समझा और अपनी गर्दन झटक कर दोबारा तस्वीर की तरफ देखा। अब तस्वीर एकदम सही थी। तभी वृंदा की चेयर हिलने लगी। वृंदा डर से कांप गई थी। वृंदा की चेयर अपने आप ही तस्वीर के एकदम सामने पहुंच गई थी। डर से वृंदा की घीकी बंद गई थी। डर से वृंदा एकदम घबरा गई थी और वृंदा के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसने चेयर से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो चेयर से चिपक गई हो। कौन है यहाँ? वृंदा ने जैसे तैसे पूछा। वृंदा पसीने पसीने हो गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। तभी निशा की तस्वीर से रक्त की बूंदें टपकने लगी, टप टप, और फर्श पर गिरकर कुछ आकार लेने लगी। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। फर्श पर रक्त की बूंदें लिखा हुआ था। निशा दीदी, अपनी आत्महत्या नहीं की थी। अगर आप निशा दीदी ही हो तो सामने आओ, वृंदा ने कहा। तस्वीर में हलचल सी होने लगी थी। तस्वीर देखते ही देखते एक मानव आकृति में बदल गई। इस मानव आकृति की शक्ल निशा जैसे ही थी। हाँ वृंदा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, वो आकृति कहने लगी। वो आकृति अभी भी हवा में ही थी। वैसे भी आत्मा तो हवा ही होती है। फिर वृंदा ने उनसे पूछा, कार्तिक के किसी लड़की से प्रेम संबंध थे? मुझे जैसे ही पता चला मैंने कार्तिक को समझाने की कोशिश की। निशा की आत्मा ने कहा। किससे थे? वृंदा ने पूछा। उस लड़की का अब विवाह हो चुका है। कार्तिक ने उसे भी अंधेरे में रख रखा था। उसका नाम जानने से अब कोई लाभ नहीं, आत्मा ने कहा। समझ गई, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था? वृंदा ने कहा। कार्तिक के प्रेम संबंध को लेकर मैं बहुत परेशान थी। उन्हीं दिनों घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक साधु थे। वे साधु भिक्षा मांग रहे थे। उन्हें देखते ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी साधु ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे पति के कारण तुम परेशान ही हो। साधु की बात सुनकर मुझे उन पर विश्वास हो गया था। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। तो साधु ने मेरी समस्या सुलझाने का विश्वास दिलाया, आत्मा ने कहा। फिर आपकी समस्या सुलझी? वृंदा ने पूछा। साधु ने कहा कि मैं अगर खुद का तकलीफ दूंगी तो उतनी ही तकलीफ उस लड़की को भी मिलेगी। साधु की बातों में आकर मैं भूल गई थी कि दर्द देने से दर्द कभी नहीं मिटता। फिर भी मैंने अपने सिर पर पत्थर से चोट की और दूसरे दिन चुपचाप उस लड़की के घर में जाकर देखा तो उसके सिर पर भी चोट थी। मुझे बुखार हुआ तो उसे भी बुखार हुआ। साधु ने कहा कि अगर मैं आत्महत्या की कोशिश करूंगी तो वो लड़की भी करेगी और वो मर जाएगी। इतनी नफरत में मैं इतना बौखलाई हुई थी कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। फंदा बनाने और लटकने में साधु ने ही मेरी मदद की। मैं केवल आत्महत्या का नाटक कर रही थी। गलती से स्टूल गिर गया और मैं सच्ची में मर गई। आत्मा ने दुख भरे शब्दों से कहा। निशा दीदी, इसमें कार्तिक का क्या दोष? वृंदा ने पूछा। उस साधु को कार्तिक ने ही भेजा था। कार्तिक ने ही ये पूरी साजिश रची थी। मुझे साधु की बातों पर यकीन हो गया है, इसलिए कार्तिक ने खुद ने एक दुर्घटना के जरिए उस लड़की के सिर पर भी चोट लगा दी थी। गलती मेरी भी थी, जिसकी मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा मिल गई, लेकिन साजिश करता कार्तिक अभी तक आज़ाद घूम रहा है। निशा की आत्मा ने कहा। वो कातिल है मेरा।
दीदी आप फिक्र मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा और कार्तिक को सज़ा जरूर मिलेगी, ये वृंदा ने कहा। वृंदा ने पुलिस को सारी घटना को बताया। वृंदा की मदद से साधु पकड़ा गया। साधु जो एक हिस्ट्री टीचर था और साधु के वेश में रह रहा था। पुलिस के डंडे पड़ते ही सब उगल दिया। कार्तिक भी पकड़ा गया। निशा की आत्मा न्याय पाते ही मुक्त हो गई और अपने बेटे की जिम्मेदारी वृंदा के हाथों में देकर अपनी दूसरी यात्रा पे निकल गई। तो ये वृंदा की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।